नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान रत्नाकर में आपका स्वागत है। हिंदी ज्ञान रत्नाकर भाग 3 के अंतर्गत मैं आप लोगों को वर्णमाला के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए चलते हैं, जानते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भाषा में वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इस बात को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। कहीं कहीं परिभाषा में सुव्यवस्थित समूह न लिखकर केवल लिखा जाता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। लेकिन कहीं कहीं अगर विकल्प में सुव्यवस्थित समूह नहीं आता तो हमें व्यवस्थित समूह का ही चुनाव करना पड़ता है। लेकिन आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं और चारों विकल्प में आपका आता है कि सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, तो आप पहले विकल्प का चुनाव करेंगे कि वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। लेकिन यदि चारों विकल्प में से सुव्यवस्थित समूह का ऑप्शन न आए तो आप उस समय व्यवस्थित समूह वाले विकल्प का ही चुनाव करेंगे। इस प्रकार आप संदेह की भावना से मुक्त हो जाएंगे। वैसे सुव्यवस्थित और व्यवस्थित में बहुत ही अंतर है। उदाहरण के रूप में यदि हमारे पास चार अलग अलग चार अलग अलग रंगों के फूलों का समूह है और कहा जाए कि इन फूलों को लेकर एक सुव्यवस्थित ढंग से माला तैयार करें, तो हम यदि पहली बार चार लाल रंग के फूल लेंगे, दो सफेद रंग के फूल लेंगे, तीन पीले रंग के फूल लेंगे और चौथा जो है 5 नीले रंग के फूल लेंगे, तो दोबारा जब हम फूलों को गूथेंगे तो इसी समूह में हम चलते जाएंगे, न कि पहली बार हम 4 लिए तो दूसरी बार 3 लाल रंग के फूल ले। इस प्रकार हमारा माला तो तैयार होगा, लेकिन वह व्यवस्थित ढंग से तैयार होगा, सुव्यवस्थित ढंग से तैयार नहीं होगा। सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित ढंग से तैयार करने के लिए हमें इसी के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से फूलों को गूंथना पड़ेगा। इस प्रकार आप यह अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि भाषा में वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला पूरी तरह से सुव्यवस्थित है, जबकि अंग्रेजी भाषा का वर्णमाला सुव्यवस्थित नहीं, व्यवस्थित है, क्योंकि उसमें स्वर और व्यंजन दोनों को पूरी तरह से एक में मिला दिया गया है। लेकिन आप जब हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें स्वरों को अलग रखा गया है, व्यंजन को अलग रखा गया है। व्यंजन में भी जो अलग अलग श्रेणियां हैं उनको भी अलग अलग रखा गया है। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला पूरी तरह से सुव्यवस्थित है। विद्यार्थियों, आप यह भी ध्यान दीजिएगा कि हिंदी वर्णमाला को देवनागरी वर्णमाला कहा जाता है। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला को अन्य किस नाम से कहा जाता है, तो आप उत्तर दीजिएगा देवनागरी वर्णमाला। आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या 46 और कुल वर्णों की संख्या 52 है। यह जो 46 और 52 का खेल है, बड़ा ही निराला है और इसी 46 और 52 के खेल में अक्सर हम फंस जाते हैं। हम प्रश्नों में किस प्रकार का उत्तर दे, 46 वाला विकल्प का चुनाव करें कि 52 वाले विकल्प का चुनाव करें, यह हम संदेह करते हैं। तो इसको कैसे समझेंगे, ये आगे बताएंगे। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण प्रयुक्त होते हैं। पहला आपका स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर को अच भी कहा जाता है, स्वर को अच भी कहा जाता है, जबकि व्यंजन को हल भी कहा जाता है। और इस प्रकार आप यह भी समझ सकते हैं
कि स्वरों से समाप्त होने वाले शब्दों को अजंत कहा जाता है, जबकि व्यंजन से समाप्त होने वाले शब्दों को हलंत कहा जाता है। अब कैसे जानेंगे कि किस शब्द का अंत स्वर से हो रहा है या किस शब्द का अंत व्यंजन से हो रहा है? उदाहरण के लिए आपके सामने दो शब्द हैं, एक है राम, एक है अर्थात। आप जब राम शब्द को देखेंगे तो ये इसमें देखेंगे कि इस शब्द का अंत म से, यानी जब बोलेंगे तो इसका अंत अ से हो रहा है। राम अंत अ से हो रहा है, इसलिए राम जो है अजंत शब्द की श्रेणी में आएगा। दूसरा शब्द है अर्थात। यहाँ देखेंगे कि त के अंत में हल चिन्ह लगा हुआ है, यानी इस शब्द का अंत व्यंजन से हो रहा है, हल से हो रहा है, इसलिए हल से समाप्त होने वाला शब्द यह अर्थात हुआ। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि जिस शब्द के अंत में हल चिन्ह न लगा हो वह अजंत शब्द है, और जिस शब्द के अंत में हल चिन्ह लगा हो तो वह हलंत शब्द है। अब 46 और 52 ये जो खेल है वर्णों की संख्या का, इसको कैसे समझेंगे ये हम आगे चलते हैं। तो विद्यार्थियों, यह है वर्णों की संख्या। अब इसी चित्र के माध्यम से हम 46 और 52 के अंतर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि कैसे हम 46 वाले विकल्प का चुनाव करेंगे और कैसे हम 52 वाले विकल्प का चुनाव करेंगे। तो सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में आते हैं। यहाँ देखिए, परंपरागत स्वर जिनकी संख्या 11 है। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि परंपरागत स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप उसका उत्तर बताएंगे 11। और यदि पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो भी आप उसका उत्तर 11 ही बताएंगे। यदि मूल स्वरों की संख्या पूछा जाता है तो भी आप उसका उत्तर 11 बताएंगे। और इसमें देखिए अयोगवाह, इसकी संख्या 2 है। इस प्रकार परंपरागत स्वर में दो अयोगवाह को जब जोड़ा जाता है तो कुल स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। तो परीक्षा में जब आपसे पूछा जाए कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप इसका जवाब देंगे 13। यानी जब तक कुल स्वरों की संख्या न पूछी जाए तब तक आप 11 पर ही अटकेंगे, लेकिन जब कुल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आप उसकी संख्या 13 बताएंगे। आगे आते हैं, ये व्यंजन की श्रेणियां हैं। कुल व्यंजन की संख्या 39 है और परंपरागत व्यंजन की संख्या 33 है। 33 में कौन कौन से व्यंजन आते हैं ये हम जानते हैं। स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या 25 है, अंतस्थ व्यंजन जिनकी संख्या 4 है, उष्म व्यंजन जिनकी संख्या 4 है। इस प्रकार 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 उष्म व्यंजन, इन तीनों को जब मिलाएंगे तो कुल संख्या 33 हो जाती है, और यही 33 परंपरागत व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो यदि आपसे परीक्षा में जब पूछा जाए कि परंपरागत व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आप 33 बताएंगे, और यदि पूछा जाता है कि व्यंजन की संख्या कितनी है, तो भी आप 33 ही बताएंगे। आगे संयुक्त व्यंजन जिनकी संख्या 4 है, उत्क्षिप्त व्यंजन जिनकी संख्या 2 है। इन पांचों को जब मिला के जोड़ेंगे तो कुल संख्या 39 हो जाती है। ये जो 39 है ये कुल व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे जब परीक्षा में पूछा जाए कि कुल व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आप 39 बताएंगे। यानी जब तक कुल व्यंजन की संख्या, यानी व्यंजन के पहले कुल लगाकर प्रश्न न पूछा जाए तो आप 33 ही बताएंगे, लेकिन जब प्रश्न पूछा जाए कि कुल व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आप 39 बताएंगे। अब आते हैं 46 और 52, कैसे निर्धारण करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाए
कि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर होगा 46। 46 में कौन कौन आएंगे? ये आपके 13 स्वर हो गए, जो कि कुल स्वर हो गई ये कुल स्वर। और आपके 33 परंपरागत व्यंजन, ये 33 आपके परंपरागत व्यंजन, इनको जब जोड़ेंगे तो आपका आएगा उत्तर 46। इस प्रकार कुल 13 व्यंजन, 33 परंपरागत व्यंजन, इनको मिलाने पर 46 परंपरागत वर्ण यानी मूल वर्ण की संख्या आती है। और जब आपसे पूछा जाए कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो कुल वर्णों की संख्या 52 है। कुल वर्ण में कौन कौन आएंगे? आपके कुल स्वर 13, कुल व्यंजन 39, ये टोटल हो गए आपके 52। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आप अच्छी तरह से समझ जाइए कि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या 46, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल वर्णों की संख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस प्रकार 46 और 52 के अंतर को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मेरा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने उन प्रिय मित्रों को जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी यह वीडियो देखने के लिए प्रेरित कीजिए। धन्यवाद।